अश्विनी जी, सुना आपने। एक तो बड़ा आत्मविश्वास है राहुल गांधी में, और वो सारे वही जो अभी सुनील सर ने कही बात की। बीजेपी के पास गिनाने के लिए, एनडीए के पास गिनाने के लिए नहीं है कुछ। जो हार्डकोर इश्यूज थे, वो जो दावे थे, जो वादे थे, 370 के भरोसे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज जो जवाब देना है आपको जनता के बीच, वो आप कहीं देने की स्थिति में नहीं। और इधर ये जो हमले हैं, तीखे हमले, तीव्र हमले, कितना नुकसान, क्या आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? और स्टेटहुड, और हम बार बार बात करते हैं, स्टेटहुड एक ऐसा इशू है कि जो वह अंदर तक बैठा हुआ है, और बाकी चीजें हैं ही। आपकी टिप्पणी सर, अश्विनी सर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद आप म्यूट है। मैं जी जी संजीव जी, आ रही है आवाज? आ आइए। रही है? जी हाँ जी, आ रही है। जिस तरह से अभी सुनील जी ने बोला है कि हालात काफी खराब है। पर्टिकुलरली मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बोलूंगा कि जिस तरह से हवा खड़ा किया गया था कि अगली सरकार जो है बीजेपी की आने वाली है, और ऑन ग्राउंड जो है बीजेपी के जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनमें काफी अफरा तफरी मची हुई इस वक्त। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सीपीएम और पैंथर पार्टी ने अलायंस किया है, और उससे जो है वोट बैंक जो है काफी कंबाइंड होगा। और पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी जो डाटा मैं लेटेस्ट आपको बताऊं, उसमें बीजेपी ने वोट बैंक उसका कम हुआ है इन कंपैरिजन टू 2014-2019 के बारे में। तो जाहिर है कि सीटों का जो बंटवारा होगा और जो वोट बैंक जो कंबाइंड होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो अच्छा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नेटवर्क है और वोट बैंक है अपना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना स्ट्रांग होल्ड है, कांग्रेस का कहीं कहीं है। जब ये वोट सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं हो पाते, तो नेचुरली जो है इनको अलायंस का जो है सीटें ज्यादा निकलेंगी। अभी 47 सीट्स कश्मीर वैली में है और 43 जो है जम्मू में है। तो बीजेपी का अगर 2014 का आप स्टेटस लें तो बीजेपी को उस वक्त 25 सीटें मिली थी। यानी कि अगर बीजेपी को इंक्रीज करनी है, करीबन 21 सीटें और कर रही है इंक्रीज, वो बीजेपी कहां से इंक्रीज करेगी वो बीजेपी को देखना है। यानी कि कश्मीर में अभी तक जो है उनका अपना कोई बेस नहीं है बीजेपी का। बट अगर वो कुछ उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं लोग, उनका सपोर्ट लेकर अगर वो 21 सीटें मिलती हैं उनको, 25 सीटें लास्ट टाइम थी इनके 2014 में, और अभी उनको 46 सीटें बनानी है, इसका मतलब 21 सीटें उनको और लानी है। वो कहां से आएंगी? अगर पिछला लोकसभा का डाटा देखा जाए तो उससे इनका वोट बैंक शेयर जो है काफी कम हुआ है। और क्योंकि इस दफा जो इशू है नेशनलिज्म का इशू खत्म हो चुका है, लोगों के लोकल इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था एक दफा कि दरबार मूव जब से बंद हुआ है कि जम्मू का लोग जो है वहां पर बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाईवे लोगों को, लोग कहते हैं कि हाईवे का क्या लेना है जब हमें खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पुल और हाईवे तो उसको क्या करेंगे हम। तो जाहिर है कि ये जो इलेक्शन है एक लोकल लेवल इश्यूज पर होगा। स्टेटहुड जो है कांग्रेस इसको अच्छा एक्सप्लॉइट कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड प्लस 370 को भी लेके चल रही है, बट कांग्रेस जो है जिसका वहां वाला वोट बैंक है वो स्टेटहुड को लेके कह रहे हैं कि 47 में जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर का, जम्मू का जो महाराजा हरि सिंह था, उसने जब पूरा स्टेट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इन्होंने उस स्टेट के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने कौन कौन से हैं? बीजेपी सरकार। तो लोगों को इस तरह का बोला जा रहा है कि अगर इन्होंने आपकी स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तो आपको क्या फायदा हुआ उससे? आपका दरबार वो खत्म हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपकी जो यात्रा है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो वैष्णो देवी की यात्रा है वो बड़ी कम जम्मू आ रही है, डायरेक्ट वो कटरा जा रही है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बड़े आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है बीजेपी में अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, जिन लोगों को टिकटें कटी हैं या जिन सीनियर लीडर्स को टिकटें नहीं दी गई हैं, वो अंडर वो कुछ बोल तो नहीं रहे हैं अभी तक, बट अंदर अंदर से वो काम कर रहे हैं कि अपना जो प्रत्याशी उनका हार जाए।
तो हालांकि पूरी लीडरशिप वहां बैठी हुई है बीजेपी की, नेशनल लीडरशिप बैठी हुई है कि समझाने में, उनके वीडियोस डलवाने में, सोशल मीडिया में एक्टिवेट करने में कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बट ऑन ग्राउंड जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो भी शायद इस दफा चुनाव हार सकते हैं। और इसलिए जो है बीजेपी हर कदम जो है वो फूक फूक पर चल रही है कि कहीं कहीं उनको अगर दिक्कत आती है तो क्या किया जाए। कश्मीर वादी में जो 47 सीट्स है, बीजेपी को, जो मेरा असेसमेंट है और अपना एक्सपीरियंस इतने सालों का, उनको अपने नाम पर तो कोई सीट नहीं मिलने वाली है वहां पर। एक ही सीट थी जो कि हब्बा कदल की सीट है, वहां पर एक वक्त 22-23 हजार कश्मीरी पंडित वोट होता था। अभी 6-7 हजार वोट रह गया है, उसमें से कितने परसेंट वोट पोल होता है और किस किस पार्टी को, वो कांग्रेस को भी जाएगा, पीडीपी को जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जाएगा, तो बीजेपी को कितना मिलेगा। तो अभी जो, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए 21 सीटों की, या तो इंडिपेंडेंट एमएलए जो होंगे, जो कि प्रॉक्सी काफी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 कैंडिडेट जो है जमाती इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। वो आजकल बड़ी नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो मोदी सरकार की प्रेज भी कर रहे हैं। तो क्या आगे जाकर वो, उनका रोल क्या रहेगा, और उनको अच्छा है। इसी तरह पीडीपी हमने कुछ दिनों से बीजेपी के ऊपर अटैक करने बंद कर दिए हैं। उसके मैक्सिमम अटैक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, महबूब मुफ्ती जो हलाल और हराम के बारे में बात कर रही है कि जब बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है तो वो हलाल इलेक्शन हो गया, जब हार जाती है तो वो हराम हो गया इलेक्शन। तो सारे अटैक जो है, महबूब मुफ्ती के अटैक जो है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, जो कि पहले बीजेपी के ऊपर होते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर होते थे। तो अभी देखिए कि स्ट्रेटजी क्या बन रही है। अभी सजाद लोन की कितनी सीटें आएंगी वहां पर हंदवाड़ा में, और उसके बाद पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है जो अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी की, वो कितनी सीटें लेते हैं और उनका रोल आगे जाकर क्या होता है। इंजीनियर रशीद की जो है आज बेल होने वाली थी, जो कि बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के हैं, एमपी हैं, वो 11 तारीख तक उनको रुक गई है बेल। उनका रोल क्या रहेगा। उनके बेटे जो है कंपेन कर रहे हैं इस वक्त बिना किसी पैसे के, वो बिना किसी वर्कर के, और वो पूरा उन्होंने बारामूला और पूरे स्टेट में उन्होंने टिकटें बांटे शुरू कर दी है। तो वो कितना टिकटें, अभी उन्होंने 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए ली थी पार्लियामेंट इलेक्शन में, रिसेंट में, तो 14 में से कितनी सीटें वो निकाल पाते हैं, ये भी देखना, और आगे जाकर उनका रोल क्या होगा। तो जाहिर है कि कुछ ही दिनों में सारा पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। बीजेपी ने भी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, सब लोगों को डिप्यूट लगाया हुआ है यहाँ पर कि वो एक्सटेंसिव कैंपेन करे। बट आज जो राहुल गांधी का जो स्पीच रहा और पब्लिक गैदरिंग रही, और उनका एक 1-to-1 जो है लोगों के साथ कनेक्शन रहा, उन्होंने मजदूर और किसान की बात की, उन्होंने मोहब्बत और नफरत की बात की, जो कि जम्मू कश्मीर के लोग इन चीजों पर बड़ा विश्वास रखते हैं, क्योंकि लोगों लोगों को लगता है कि ये नेशनलिज्म, बाकी की चीजें, बाकी जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो कुछ नहीं है। हमें शांति से रहना है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। तो इससे उन्होंने वहां के जो कैंडिडेट थे रामबन के, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे वहां पर, वकार रसूल वानी, उन्होंने कहा कि आपने मुझे गलत टाइम दिया है, 45 मिनट रामबन में दीजिए, मुझे कम से कम 3-4 दिन चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। तो एक उन्होंने बड़ा कंटेक्ट बना के वो लोगों में एक इमोशनल टच दिया है, जो कि काफी लोगों ने उसका प्रेज किया है। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं यहाँ जम्मू कश्मीरी, वो कहते हैं कि उन्होंने एक टच दिया है, जिससे पिछले बार उन्होंने कश्मीर में कहा था कि मेरा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ। तो इस दफा उन्होंने काफी जो कैंपेन शुरू किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका फायदा होगा, और वोट बैंक जो है, और वो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर रियल तरीके से एक दूसरे को वोट डलवाएंगे अपने कैंडिडेट को, जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में किया था,
तो डेफिनेटली इनका वोट बैंक का शेयर काफी आगे जाएगा और बाकी के जो लोगों को उनका कम हो जाएगा। जी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इमोशनली जो वो एक पेश आ रहे हैं, उस वही यूएसपी उनकी बनकर उभरी है और इसी कारण से कहीं विपक्ष ज्यादा परेशान है। एक सवाल और कर लूं, फिर मैं ओम सर के पास जाऊंगा। जो अमित शाह 6 सितंबर को आ रहे हैं, उनके जम्मू कश्मीर का जो दौरा बना है 6 सितंबर को बना है, और घोषणा पत्र भी आ रहा है। तो घोषणा पत्र पर तो मैं अगले चरण में कर लूंगा, लेकिन उन्हें क्या कुछ कठिनाइयों को, जब 6 सितंबर को पहुंचेंगे तो कठिनाइयां क्या ज्यादा पेश पेश आने वाली हैं? छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं ओम सर के पास आऊंगा। जी संजीव जी, सबसे पहले कि जो बीजेपी की लीडरशिप है वो उनको ये बोलेगी कि आपने टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत किया है। सीनियर काफी लीडर्स हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं पार्टी के, और काफी लोग हैं जो कि लाइन में खड़े थे, जो कि जो सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी का काम करते थे, उन सबके टिकटें काट दी गई है। जैसे निर्मल, डॉक्टर निर्मल सिंह है, और कुविंदर गुप्ता है, सत शर्मा है। सत शर्मा फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, वो पहले वाले दो दो थे। निर्मल सिंह वो फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं। और ऐसे लोगों के नाम काटने से एक रिजेंटमेंट हो रही है। और श्याम चौधरी है, कैबिनेट मिनिस्टर थे और जाट जाट नेता थे। सुखविंदर चौधरी है, वो भी जाट, उनको टिकट नहीं दी गई अभी तक। तो डेफिनेटली उनका जो रिजेंटमेंट है, उनके जो वर्कर है अभी तक मार्केट में नहीं निकले हैं और बीजेपी के किसी कैंडिडेट की वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने ये आएंगी। और दूसरा जो है उनका तो उन्होंने तो कैलकुलेट करके यही बताया लोगों को कि हमें 60 सीटें लेनी है यहाँ से, 50 और 60 के बीच में, सीट 50 60। टू 60 सीट्स हमें लेनी है। जी और आप देख रहे हैं कि ये 50 टू 60 सीट किसके पास जाती है? क्या बिल्कुल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाती है या बीजेपी के पास आती है? क्योंकि ये एक बिल्कुल। गणित है, मैंने आपको बोल दिया कि 25 सीटें बीजेपी को लास्ट टाइम आई थी। इस दफा उनको 21 सीटें और लानी है सरकार बनाने के लिए। वो जी 21 सीटें कहां से आएगी? बिल्कुल। क्या जम्मू की पूरी सीटें ले जाएंगे वो? 43 की 43 सीटें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक कहां जाएगा, जो अभी उनका काफी इंक्रीज हुआ है? पर्टिकुलरली जी कांग्रेस का वोट बैंक काफी इंक्रीज हुआ है 2014-2019 के मुकाबले में। तो वो काफी मुश्किल है। अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है कि 21 एमएलए कहां से और लाएंगे। जी अगर वो कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए की मदद भी ले लेते हैं, उसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल है उनको सरकार बनाने के लिए। जी बिल्कुल। अश्विन सर, दो चीजें मैं आपको पहले चरण में जानना चाह रहा था, मैंने कहा अगले उसमें पूछ लूंगा कि 52 से 60 के लिए कि क्या कार्ड्स खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, जो घोषणा पत्र आने वाला है, एक चीज। और दूसरा जो बहुत मार्के की बात सुनील सर कर रहे थे, वो मोदी मैजिक तो हम सभी देख रहे हैं। क्या स्थिति है मोदी के चेहरे को लेकर, मोदी के नाम को लेकर? आप वहां बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या निकल कर आता? उनकी डिमांड, चुनावी जो डिमांड हुआ करती थी, कि वो पोस्टर और जो बैनर होते हैं वो, और जो निकलकर संभावित है घोषणा पत्र में, क्या दांव खेल सकते हैं ये लोग, जुमलेबाजी जो करते हैं? तीनों पर आपकी टिप्पणी। जी संजीव जी, जिस तरह से आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या कोई मैजिक करने वाली है जिससे कि वो एक मेजॉरिटी में आ जाए। हाँ अभी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ था और ऑफिशियल अलायंस हुआ था, ओपनली अलायंस हुआ था। जी क्योंकि जैसे ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो केस था, करीब 48 करोड़ रुपए का केस था, जो कि बगली का केस था, सीबीआई ने फाइल किया था फारूकुल्ला के ऊपर। और उस वक्त जो है मार्केट में ये खबर चलाई गई कि फारूकुल्ला का बीजेपी के साथ अलायंस हो गया, इसलिए सीबीआई केस जो है वो बंद कर दिया गया है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने पब्लिकली बताया था कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस करने जा रहे हैं और ऑफिशियली करने जा रहे हैं, ना कि जिस तरह से लास्ट टाइम 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस किया था। पहले तो वो एक दूसरे को गालियां निकालते थे। महबूबा मुफ्ती जो है कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट देती थी और बीजेपी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ स्टेटमेंट देती थी। बाद में 2000 में सरकार बनाई, 4 साल सरकार चली 2014 से लेकर 2018 तक। अभी जो लोग ये जो व्यू पॉइंट ले रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सो कॉल्ड एंटी नेशनल पार्टी है,
या कांग्रेस जो है वो मिलिटेंटों के साथ मिली हुई है, जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं, वो जो है जो जुमलेबाजी वो खत्म हो गई है। क्योंकि लोगों को पता है कि इसी बीजेपी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त इनका अलायंस हुआ था। और उस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला एमओएस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार के बीच में। यानी कि बीजेपी और एनसी का तब अलायंस था जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद इसी बीजेपी ने पीडीपी के साथ 4 साल अलायंस किया, 2014 से लेकर 2018 तक। और दोनों पहले गाली निकालते थे। जब वो लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने बीजेपी ने पीडीपी के साथ और एनसी के साथ, तब ये एंटी नेशनल क्या एलिमेंट नहीं थे, क्या एंटी नेशनल पार्टी नहीं थी? अगर कांग्रेस ने कर लिया तो एंटी नेशनल बन गए। इसलिए लोगों में वो जो एक इन्होंने एक व्यू पॉइंट निकाला था, नैरेटिव निकाला था, वो फेल हो चुका है। अभी आने वाले दिनों में ये कुछ नया नैरेटिव निकालेंगे। बट जम्मू कश्मीर के लोग, पर्टिकुलरली मैं जम्मू का आपको बता दूं कि जम्मू के लोग काफी दुखी हैं इनसे। अब उनके पास ये जो व्यू पॉइंट से चलने वाले नहीं है। उनका जो वो कह रहे हैं कि हमारा जो है पूरा बिजनेस, चौकी बिजनेस कम्युनिटी है जम्मू में, उनका पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। वादी कश्मीर में बीजेपी ने काफी काम किया है, काफी इन्वेस्टमेंट किया है, रोड में, बिल्डिंग्स में, टनल्स में। बट वो बिकने वाला नहीं है। कश्मीर के लोग काफी चालाक है। वो जो भी सरकार आए तो उसके साथ चलते हैं। जो सरकार देखा कि अब ये डाउन जा रही है तो पलटा मार लेंगे सभी। तो इस तरह का मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिखाया था कि लोग शेख हमले को बोलते थे कि ये लाइन ऑफ कश्मीर है। जब उसको 1953 से लेकर 75 तक अरेस्ट कर लिया, तो लोगों ने पलटा मार के बख्शी गुलाम मोहम्मद शाह के साथ चले गए। तो लोग पलटा मार लेते हैं। कश्मीर में बड़ी इन्होंने कोशिश की है कि अपने कैंडिडेट खड़े किए जाए। बट अभी जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। लोगों के गले में जो है बीजेपी नहीं उतरने वाली है वहां पर। वहां पर अगर चल रहा है, वहां पर कंपटीशन जो चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पर जा रही है, नंबर 2 पीडीपी जा रही है, नंबर 3 कांग्रेस जा रही है। और उसके बाद बारामूला का इलाका जो है वो पीपल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद पार्टी है जो रशीद की है। बाकी जो सिटी में जो है नॉर्थ कश्मीर, बाकी का पार्ट सेंट्रल कश्मीर, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काफी काम कर रही है। बट साउथ कश्मीर में जो है पीडीपी का काफी वहां पर मेहनत कर रही है। महबूब मुफ्ती की बेटी भी इलेक्शन लड़ रही है। महबूब मुफ्ती ने अभी तक अनाउंस किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर इसी तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी बोला था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बट अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जी। इस तरह का जो झटका जो लगा है पीडीपी और एनसी को, उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो हार गए पार्लियामेंट सीट के। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार गई, पार्टी प्रेसिडेंट हार गई। तो लोगों ने इनको काफी झटके दिए हैं। अब लोग आज जो है जब गांधरबल में उमर अब्दुल्ला गया था, उसने अपनी टोपी उतार के लोगों को सामने रखी कि मेरी इज्जत रखना। और कश्मीरी में उसने बोला कि मुझे एक दफा चांस दीजिए, अब मैं दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उसने टोपी अपनी उतार के लोगों से लिटरेरी उसे बैकिंग की वोट के लिए कि मुझे हेल्प कीजिए, मुझे एक दफा चांस दीजिए। तो आप देखिए कि इमोशनल टच जो है वो हर पार्टी दे रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज दिया, किसान और मजदूर की बात कही, लोकल जो एंगल्स लिए हैं लोगों के, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ली, बिजली जो कि जिस डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे, रामबन का इलाका जो पहले प्रीवियसली डोडा डिस्ट्रिक्ट था, वहां से बिजली पैदा हो रही है। कह रहे हैं कि आपको बिजली महंगी मिल रही है, वो हम आपको सस्ती बिजली देंगे। तो ये चीजें जो है लोकल टच चाहिए उनको, जो कि इस वक्त पीडीपी 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने एक एजेंडा ऑफ अलायंस जो है एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर शेयरिंग होगी। बट वो भी नहीं हुआ। 370 में इन्होंने कहा था पीडीपी के साथ मिलके कि 370 को हम छेड़ेंगे नहीं, जो कि पीडीपी ने लिखवाया था वो एजेंडा ऑफ अलायंस में। बट उन्होंने ऐसा किया कि 370 उड़ा दिया। आज जम्मू के लोग भी ये पूछ रहे हैं कि 370 तोड़ने के बाद हमें क्या फायदा हुआ। यानी कि जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हैं कि
कश्मीर में लोग जाके बसेंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता है 2 या 4 फैमिली कोई वहां बसी होगी, वो भी नहीं पॉसिबल है। कश्मीरी पंडित जो 3-4 लाख लोग बाहर बैठे हैं, उनमें से कोई वापस नहीं गया, जिनको लैंग्वेज वहां का कल्चर है, खाना पीना वहां, जब वो नहीं गए तो आप लोग कैसे जाओगे जो कि नॉर्थ कश्मीरी है, जो कि बाहर के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, वो कहां से जाएंगे? वहां के लोकल लोग जो है वो आपको लैंड देने को तैयार नहीं है, तो आप रहोगे कहाँ? क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है कि बने बनाए फ्लैट है लोगों को दे, एक्स सर्विसमैन को दें, तब तो पॉसिबल था। मगर अभी तक पिछले 10 साल में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं कि हमारे लिए सरकार ने अभी तक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कुछ नहीं की है। तो अगर इस तरह का रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होती, लोग कश्मीर के कश्मीरी पंडित वापस गए होते, जो कि इंडिया के हर कोने में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो जब वो नहीं गया, जो कि वहां का रहने वाला था, जो असली रहने वाला आदमी था, वो नहीं गया, तो बाहर के लोग कैसे जा पाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? इस तरह की बिल्कुल चीजें जो है वो हर हर आदमी के मन में खटक रही है कि आगे क्या होगा। कम से कम अगर लोकल पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला होगा या मुफ्ती मोहम्मद से की बेटी महबूबा होगी या कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा, इनको तो गले से आप पकड़ लेंगे, कहाँ जाएंगे ये? तो नेशनल बिल्कुल लीडर को कहाँ से पकड़ेंगे? ये कहाँ से बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के पास कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए बिल्कुल लोगों का माइंडसेट जो है इस दफा लोकल इश्यूज के ऊपर, लोकल लीडरशिप के ऊपर, और जो सही लोग हैं उनको देना चाहते हैं। बट जो थके हुए नेता हैं उनके पास लोग बड़े नाराज हैं कि हमने बीजेपी को 25 सीटें दी लास्ट टाइम, बट उन्होंने लोगों के कोई काम नहीं किए, बट केवल उन्होंने अपने घर बने हैं, इसलिए शायद उनकी टिकटें भी कट गई हैं। जी संजय बिल्कुल जी। बिल्कुल। एक तो हम ये मान लें आपकी बातों से कि 370 उल्टा पड़ गया है, ये एक चीज निकल के आती है, और दूसरा एक लाइन और आप एक लाइन में करिए कि अब मोदी की डिमांड नहीं है वहां, ये भी है जम्मू में, कश्मीर में जी, जो और डिमांड। वेव थी, जो वेव थी 2014 2019 में वेव थी, वो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वेव नहीं थी। जी यही कारण है कि जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बैंक इनका कम हुआ है, और बड़ी बार बार सीटें बची हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की और जोर किशोर शर्मा की। और अब जो है इस वक्त उनकी डिमांड बड़ी कम है, बट कुछ अगर वो कुछ परसेंटेज अगर वोट बैंक शिफ्ट कर दे, बट वो कितना कहाँ जा पाएंगे? 2 या 4 दफा जा पाएंगे, बट काफी इतनी बड़ी स्टेट है आपका डोडा, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, कुपवारा, बारामूला, तो 1-2 जगह जा पाएंगे प्राइम मिनिस्टर। बाकी की जगह जो रूरल एरिया में है वहां जाना बड़ा मुश्किल है, और सिक्योरिटी कंसर्न भी है, वहां पर बॉर्डर एरिया है सारा। तो कितना फर्क कर पाएगा, मुझे लगता नहीं है कि इतना फर्क कर पाएंगे। इनफैक्ट अभी जो जिस तरह की अयोध्या की सीट ये हार गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि जो माता वैष्णवी की सीट है असेंबली, वो भी खतरे में आ चुकी है। बहुत मैं बढ़िया। आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि वहां जिस तरह से रिवोल्ट हुआ है बीजेपी का, और जी जी लोग ओपनली आगे हैं। वहां का जो मिस्टर दुबे है जिसको टिकट दी थी, 44 जो कैंडिडेट में से उसका एक नाम कटा है, और वो जो है वो उसके जो वर्कर है सारे रिवोल्ट पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जो है इंडिपेंडेंट खड़े होंगे पार्टी के खिलाफ, तो कहीं वो सीट खतरे में ना पड़ जाएगी। माता वैष्णो देवी की सीट जो है, और पहली दफा वो सीट बनी है, और सबसे कम वोट बैंक है, 45,000 के करीब वहां वोट है, जिसमें मुस्लिम्स भी है, ब्राह्मण्स भी हैं, राजपूत भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और जिसके पास 10-15 हजार वोट आ जाएंगे वो जीत जाएगा।